Hello and welcome to Zarasa Solution. Myself Rashid Ashfaq Qadri, ADFM जोधपुर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट वीडियो मेरी। मैं काफ़ी दिनों से बीमार था थोड़ा, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाया था। अब मैं वापस से लेकर आ गया हूँ। मैं पहले अपनी नई वीडियो भारतीय रेलवे में परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन और मूल्यांकन की तकनीक, यानी हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्राइजल सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एंड देयर टेक्निक्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल अप्राइजल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नॉर्मली हम जब भी कोई रेलवे में प्रोजेक्ट बनाना है, कोई करना होता है, फॉर एग्जांपल डबलिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई हमें नई लाइन डालनी हो, कोई मेट्रो बनानी हो, डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर, हाई स्पीड कॉरिडोर, या इसी तरह के कोई बड़े प्रोजेक्ट या सिग्नलिंग स्कीम्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एट्सेट्रा, तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमें जो है क्या कहते हैं उससे होने वाला फ़ायदा क्या होगा। ये फ़ायदा हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। या तो डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर हो सकता है, जिसमें वित्तीय, इकोनॉमिक या फाइनेंशियली हमें फ़ायदा होता हो, या हमें उसकी वजह से कोई बचत के तौर पर पैसे बचत होती हो, वो भी इस रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल अप्राइजल की आवश्यकता क्यों है। असेसिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, किसी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी का पता लगाने के लिए ये हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं कि जो कैपिटल कॉस्ट है या ऑपरेशनल कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो बेनिफिट उतने दे रही है या नहीं दे रही है, देगी या नहीं देगी, जिससे हमारे दिए गए खर्चों को हम पूरा किए गए खर्चों को हम पूरा कर सकें। सेकंड हो सकता है इसमें ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारा ये इंश्योर करने के लिए कि हम जो फंड्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमें कितने रिटर्न्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ बजटिंग और फंडिंग। अप्राइजल से हमें ये पता चलता है कि एक्यूरेट बजटिंग की आवश्यकता कितनी होगी। किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए हम एक्यूरेट बजट का पता लगा सकते हैं जब हम सर्वे करते हैं, और सर्वे के ज़रिए हम पूरा पता लगाते हैं, तो हमें ये जानने में आसानी होती है कि इनिशियल कैपिटल आउटले कितना होगा, इन फ्यूचर में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमें कितनी बजट की आवश्यकता होगी, ये हम पता लगा सकते हैं। सेकेंडली फंड सिक्योर कर सकते हैं कि कितना फंड्स हमें चाहिए होगा। इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स के ज़रिए, बैंक्स के ज़रिए या गवर्नमेंट बॉडीज़ के ज़रिए हमें जितने कैपिटल आउटले की आवश्यकता होगी, लोन वगैरह या किसी अन्य तरीके से, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, और उसके ऊपर हम क्या रिटर्न, जो लोन वगैरह रिटर्न करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हैं, वो हमें अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यानी बजटिंग और फंडिंग भी हम इससे फाइनेंशियल अप्राइजल से पता लगाते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके ज़रिए से कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, कि वेदर हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे कॉस्ट ओवररन का मामला हो सकता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मामला हो सकता है, मार्केट कंडीशन में चेंज होने की वजह से जो रिस्क मिटिगेट हो सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हमें बनानी है, उसके बारे में भी हम फाइनेंशियल अप्राइजल के ज़रिए पता लगा सकते हैं। दूसरा, कंटीजेंसी हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें ये फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पता चल जाए तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है क्या कहते हैं कंटीजेंसी प्लान जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि अनफोर्सीन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे प्रोजेक्ट पे होने वाले जो इम्पैक्ट हैं या प्रभाव है, तो उससे हमें बचा जा सके, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना आए उस प्रोजेक्ट के ज़रिए में फ्यूचर में। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये भी हमें फाइनेंशियल अप्राइजल से पता चलता है, जैसे जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पता है एक्चुअल में, कि अगर ब्रॉडर रूप में हम सोचें कि किसी प्रोजेक्ट को करने से, किसी एरिया में नई लाइन डालने से उस एरिया में कितने जॉब आएंगे, कितने मार्केट नए खुल सकते हैं, कितनी फैक्ट्रीज नई आ सकती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है क्या कहते हैं आवश्यक हो, कितने हमें पैसेंजर्स मिल सकते हैं, लोकल जो डेवलपमेंट उसकी वजह से होता है, मार्केट्स का, मंडियों का, है ना, मेले वगैरह एट्सेट्रा, तो उसके बारे में भी हम इसमें पता चलता है। इसके ज़रिए से क्या ग्रोथ, बेसिकली फुल फ्लैश क्या ग्रोथ होगी। सोशल बेनिफिट, आम आदमियों को, आम लोगों की लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क आएगा, उनका एनहेंसमेंट, लाइफ एनहांसमेंट कैसा होगा, उनके ट्रैवलिंग टाइम में कैसी बचत होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट
तरीके से कैसे बदलेगी, क्या होगा, तो उसका भी इसमें फाइनेंशियल अप्राइजल के ज़रिए से हम इवोल्यूट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के तौर पर कि एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, कि हम इसके ज़रिए से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, इससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करेगा या नहीं करेगा, जिससे हम ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी निकाल सकें, तो उसकी सस्टेबिलिटी का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसिडरेशन भी किया जाता है इसके जरिए सस्टेनेबिलिटी में। इसके ज़रिए पता लगाने की कोशिश की जाती है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू दैट प्रोजेक्ट, नई लाइन डालने से या नई ट्रेनें चलने से जो कार्बन इमिशन होगा एट्सेट्रा, ये भी उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, इसके ज़रिए से अलाइन कर सकते हैं कि उस कार्बन से बचने के लिए हम पेड़ लगाएंगे या कुछ और करेंगे लाइक दैट। इसलिए फाइनेंशियल अप्राइजल सस्टेनेबिलिटी का इंश्योर करने के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में ये हमें जो है क्या कहते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इसके ज़रिए से, जिससे डिसीजन लेने में मदद मिलती है। किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो डिसीजन की आवश्यकता होती है उसमें मदद मिलती है। प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले किया जाना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में किया जाना चाहिए, यानी जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल वायबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको हम पहले प्रोजेक्ट को ला सकते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो ये फाइनेंशियल अप्राइजल हेल्प करता है हमें प्रायोरिटाइज करने में या प्राथमिकता तय करने में कार्यों की। ये भी हमें फ़ायदा होता है फाइनेंशियल अप्राइजल के ज़रिए से। कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी भी आती है इससे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इट शोज दैट द प्रोजेक्ट कंप्लाइज विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस, जो है जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेगुलेशन को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, लीगल या रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं उनको पूरा कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ट्रांसपेरेंसी कि पब्लिक, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट में पब्लिक का पैसा ही लगा होता है, गवर्नमेंट टैक्स पब्लिक टैक्स का पैसा लगा होता है, इसलिए और जो इन्वेस्टर्स फंड करते हैं फंडिंग होती है, तो उस पर अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए प्रोजेक्ट के थ्रू आती है। फाइनेंशियल अप्राइजल के जरिए से हम इसका भी असेसमेंट किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी का भी। अब हम ये देखें कि फाइनेंशियल अप्राइजल की रिक्वायर्ड कहाँ पर है। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिसमें फाइनेंशियल अप्राइजल करना है या नहीं करना है। जितने भी प्रोजेक्ट जो कि कैपिटल को चार्ज होते हो, एक्सटर्नल बजट रिसोर्सेज को चार्ज होते हो, जिनकी कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा हो, यानी 50 लाख से ज़्यादा मैंने इसलिए कहा यहाँ पर कि इस आधार पर 50 लाख कि उन प्रोजेक्ट को इसलिए बनाया जा रहा हो कि उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा या इनकम होगी रेम्युनरेटिव पर्पज से, तो 50 लाख है। इसके लिए प्री फाइनेंशियल अप्राइजल की ज़रूरत होगी इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ भी हमने ये सोचा है कि जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे कुछ ना कुछ रेम्युनरेटिव पर्पज़ है उसका, तो हम वहाँ पर उसका फाइनेंशियल अप्राइजल करते हैं। कौन कौन से वर्क्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल अप्राइजल की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये नहीं वाले पहले इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अलावा जितनी वर्क है सब में फाइनेंशियल अप्राइजल की आवश्यकता होगी। जैसे सेफ्टी के रिलेटेड कोई वर्क हो सकते हैं, कस्टमर फैसिलिटीज़ के रिलेटेड वर्क हो सकते हैं, कंप्यूटराइजेशन के वर्क हो सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्टाफ एमिनिटी से रिलेटेड वर्क हो सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के वर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन कैमरा, व्हीकल हायरिंग, इसके अलावा जो है कहते हैं स्टाफ एमिनिटीज़ के लिए जैसे क्लब्स बनाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करना, लाइक दैट। एक्सेप्ट क्वार्टर्स में यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, स्टाफ एमिनिटीज़ में क्वार्टर्स भी आते हैं, बट लेकिन क्वार्टर्स के लिए रेम्युनरेटिवनेस होती है क्योंकि एचआरए बचता है, रेलवे को जो एचआरए पे करना पड़ता है स्टेट कर्मचारियों को वो बचता है। मोर ओवर हम उससे कुछ लीज चार्जेस लेते हैं पर मंथ मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी रेम्युनरेटिवनेस होती है, इसलिए उसमें भी थोड़ा बहुत, ताकि कि हमें कुछ बचत हो सके। तो इसलिए क्वार्टर्स के लिए भी हमें ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियल अप्राइजल उसका भी करें। इसके अलावा जिनमें ज़रूरत होगी 100% में करना ही पड़ेगा, न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, न्यू स्टेशन, एडिशनल ट्रैफिक फैसिलिटीज़, न्यू गुड शेयर डेवलपमेंट, सिग्नलिंग स्कीम्स, रोलिंग स्टॉक परचेज होती है, कोई एमएंड भी परचेज होती है, बड़ी मशीनरीज एंड प्लांट्स है ना, वर्कशॉप वगैरह में, न्यू क्वार्टर्स, नए क्वार्टर बनाने, डेवलपमेंट ऑफ यार्ड्स का डेवलपमेंट करना, मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट्स बनाने हो, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। मैंने डेवलपमेंट ऑफ यार्ड्स को भी इसलिए लिया है कि यार्ड के डेवलपमेंट से हैंडलिंग ऑफ द ट्रैफिक
ईजी हो जाता है, या नंबर ऑफ ट्रेन्स जो हैंडल की जाती हैं किसी भी यार्ड में उनकी संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से हर्डल्स कम होते हैं और उससे रेवेन्यूटिवनेस रेलवे की टोटल ओवरऑल बढ़ती है। इसलिए यार्ड्स के डेवलपमेंट को भी हम इस पे ज़रूर तोलते हैं कि फाइनेंशियल अप्राइजल उसका भी किया जाता है। डेडिकेटेड कॉरिडोर हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट कॉरिडोर्स हैं, स्पेशल लाइंस हो सकती हैं कोई जो स्पेशली किसी बिजनेस पर्पस से, माइंस के पर्पस से डेवलप की जाती हैं, तो वहाँ भी ऐसा होता है। फाइनेंशियल अप्राइजल की अब हम देखेंगे फाइनेंशियल अप्राइजल की टेक्निक क्या। फाइनेंशियल अप्राइजल बेसिकली इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में बताया गया है इसको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR। इस मेथड में हम सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात जो लाभ होने वाला है उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं, और ये सिंपल है। लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को बेसिकली बहुत कम यूज़ करते हैं। पे बैक पीरियड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें यह है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से कितने सालों में पूरा रिटर्न हो गया। फॉर एग्जांपल हमने किसी प्रोजेक्ट में 5 करोड़ लगाए, तो 5 करोड़ वापस हमें कितने साल में मिल गए, इट्स ओके। तो ये पे बैक पीरियड 5 साल मिल जाएंगे, 10 साल में रिटर्न हो जाएगा, इट्स ओके। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड जो होता है उससे इतर तौर पर जो DCF जो है क्या कहते हैं, उस टेक्निक जो है डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करती है बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हम आज हम इन्वेस्टमेंट करते समय जो हम इनकम सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर में जो इनकम हमें होने वाली है, तो डिस्काउंटिंग रेट पे उसकी हम करंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू निकालते हैं, और जो खर्चे होने वाले हैं उनकी भी आज की वैल्यू निकालते हैं। देन उनको हम असेस करते हैं एक्यूरेटली कि एक्चुअल में फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। तो ये डिस्काउंट कैश फ्लो, क्योंकि नेचुरली बात है, जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा आज है उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है या कम होने वाली होती है, तो इसलिए वो जो रेट ऑफ रिटर्न्स है डिस्काउंटिंग रेट, उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल रेट ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सीधा सीधा जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ नहीं है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बस करो, ARR आ गई सामने। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, ARR हेल्प्स डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। ये क्विक मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी को नापने के लिए। सिंप्लिसिटी, आसान है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा से देखना है कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके, उसका परसेंटेज निकल गया। फोकस ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बात करते हैं, नहीं पैसा, यानी जिस चीज़ को पैसे में तोला जा सकता है सिर्फ उसके बारे में बात करती है। इंक्लूड नॉन कैशेड आइटम लाइक डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, ये इंक्लूड नहीं होता है इसमें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, unlike more sophisticated metrics such as net present value or internal rate of return, AR does not account for the time value of money, which is a limitations। इसकी limitations है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया जाता। फाइनेंशियल अप्राइजल टेक्निक में पे बैक पीरियड, जैसे मैंने कहा, इसका भी वही पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा एनुअल कैश फ्लो, कितना एनुअल कैश इनफ्लो आएगा फ्यूचर में, मिलने वाला है हमें पैसा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है उससे डिवाइड किया तो पता चल जाएगा 10 साल में पूरा हो गया, 20 साल में पूरा हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एक मकान बनाया, उसमें जो है कहते हैं 10 लाख रुपए लगाए, हर साल मुझे 1 लाख रुपए किराया मिलता है, तो 10 साल में पूरे 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे वापस, इट्स ओके। रिस्क, इसमें कोई रिस्क असेसमेंट है ही नहीं, सीधा सीधा सा है। शॉर्टर पे बैक पीरियड इज जनरली प्रेफर्ड एज इंडिकेट दैट इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की एंड वेल रिकवर। पे बैक पीरियड मेथड क्या यूज होता है रेलवेज में? हाँ होता है, M&P के केसेस में कई जगह यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि M&P की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है कुछ चीज़ों में, कुछ जगह पर, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है 10 साल में इसका पे बैक में हो जाएगा, इट्स ओके। तो इन सच केसेस वी यूज़ द this simplicity. Focus on liquidity. The payback period emphasize how quickly the invested capital can be recovered. कितनी जल्दी लिक्विडिफाई हो जाएगा वो पैसा। ये टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है। कैश फ्लो आफ्टर पेबैक जो होता है उसको कंसीडर नहीं करता है कि 5 साल में हमारा पेबैक हो गया, उसके बाद कहते हैं हमें और फ़ायदा हो रहा है, तो उसको भी काउंट नहीं करता। वो फ़ायदा जितना लेना चाहो लेते रहो आगे जब तक वो चलता है, तो ठीक है। फाइनेंशियल अप्राइजल टेक्निक में डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक्स, डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। DCF इवैल्यूएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। DCF explicitly accounts for the fact that money today is worth more than the same amount
इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। कोई भी हम पैसा, जब कोई भी आज की तारीख में जो पैसा है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि आज जो मेरे पास पैसा है उसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होने वाली है। दैट इज़, इसीलिए हम उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और वो जो इंटरेस्ट है ना, क्या कहते हैं, इसी तरीके से जो इनकम हमें होने वाली है, अगर उसको हम आज की तारीख में लेके आएंगे तो हमें उस पर डिस्काउंट करना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये होगा। तो अगर कल कोई हमें 110 रुपये मिलने वाले हैं तो नेचुरली बात है, अगर 10% का डिस्काउंट करेंगे तो बोले आज हमें, हमारे पास वो 99 रुपये बेसिकली हमारे पास। आज अगर हमें 99 रुपये की इनकम होती है तो नेक्स्ट ईयर वो 110 रुपये के बराबर होगी। 100 रुपये इनकम मिलती है तो नेक्स्ट ईयर वो 10% के हिसाब से 110 रुपये के बराबर होगी। लाइक दैट हम इस टाइप से इसमें अर्निंग पोटेंशियल का, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल का पता लगाते हैं। इसमें जो की पॉइंट्स हैं इसके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सम ऑफ मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम सम इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि हर पैसा कमाता है। DCF uses the principle to discount future cash flows, कि जो कैश फ्लोस फ्यूचर में है उनको डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू का पता लगाना। इसका एक फार्मूला है एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कि सम ऑफ कैश फ्लोस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेस्ट टू द पावर टी इज द टाइम माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न्स, इट इज़ लाइक मेथड, जो इसमें है ना, क्या कहते हैं, हम सिर्फ कुछ भी डालेंगे रेट है, 9% से, 10% से, 8% से, 11% से, और उसके हिसाब से हम उसका डिस्काउंटिंग का पता लगाने के लिए, ये जस्ट लाइक ए हिट एंड ट्रायल मेथड के तौर पर। एनपीवी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल 25 साल के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो 25 साल से उससे होने वाली जो इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और जो आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आज का पता लगाना है। अ पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू जनरेट वैल्यू ओवर इट्स कॉस्ट मेकिंग इट फाइनेंशियली वायबल। अगर पॉजिटिव आता है तो रेलवेज में इसको 10% कंसीडर किया गया है, किसी किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरी हो सकता है कि कुछ कम पे भी इसको कंसीडर किया जाए। Thus, discount rate is used to calculate the present value of future cash flows. It typically reflects the project's cost of capital or required rate of return. The choice of discount rate is crucial as it impacts the project valuation. Choice naturally, जैसे मैंने कहा, hit and trial की तरह से है, तो choice difficult होगी क्या लिया जाए। Annual cash flow, these are the net earning or saving generated by the project each year. The accuracy of the DCF analysis depend on the realistic estimate of these cash flows, कि कितने realistic estimate किए जा सकते हैं कि हमें क्या फ़ायदा, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसकी एग्जैक्ट क्या हो सकता है, मतलब जो है कि कहते हैं जितना रियलिस्टिक एस्टिमेट होंगे उतना एनुअल कैश फ्लोज के बारे का हम प्रेजेंट वैल्यू अच्छी निकाल पाएंगे, तो जिससे हमें एग्जैक्ट अनुमान हो पाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन प्रोसेस का एस्टिमेट द इनिशियल इन्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द project the future cash flow over the life of the project, discount these cash flow back to the present using the chosen discount rate, कोई भी 10%, 11%, 12%, 8% से, sum the discounted cash flow to calculate the NPV, उनको सम करना। कंपैरिजन विद अदर मेथड, जीसीएफ को अगर किसी और मेथड पर करें तो पेबैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर इसको प्रीफर किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड मोर कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस by considering the entire life span of the project and the timing of cash flows। ये सब चीज़ों को एक साथ लेके चलता है, इसीलिए इसको अदर मेथड को प्रीफर किया जाता है, और ये साइंटिफिक मेथड भी है। Practical application, DCF is widely used in the investment decision, capital budgeting, valuation of project, particularly when the cash flows are spread over several years। हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट में शुरू के सालों में कम पैसे इनकम हो, बाद में बढ़ने लगे इनकम, लाइक दैट। Alternative analysis is for project with uneven cash flows. The internal rate of return or equivalent annual cost method may also be used in conjunction with the DCF to assess फाइनल वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी का पता लगाने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और ईएसी आदि मेथड को भी यूज किया जा सकता है। रेजिडुअल वैल्यू, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो एनालिसिस टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल इनकम फ्रॉम असेट्स डिस्पोजल, कि 25 साल बाद असेट को अगर डिस्पोजल किया जाएगा तो उसकी भी कोई रेजिडुअल वैल्यू ज़रूर होगी, उसको भी हम कैश फ्लो में लेते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसके अलावा सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है, DCF रिलाइज ऑन एस्टीमेट। सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफन कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन असम्पशन, डिस्काउंट रेट में चेंज हुआ तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कैश फ्लो में चेंज हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम ओवररन हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू पे असर डालेंगी। इसलिए जो है क्या कहते हैं, चेंजेस इन असम्पशन अफेक्ट द प्रोजेक्ट्स एनपीवी, इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस भी किया जाता है।
मॉडर्न अप्रोच फॉर अप्राइजल प्रोजेक्ट, हमने ये जो अप्रोचेस पढ़ी ये सारी की सारी हम DCF फाइनेंशियल अप्रोचेस हैं। मोर ओवर जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम उसमें मॉडर्न अप्रोच को भी हम मिटिगेट करते हैं, शामिल करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या है कि फाइनेंशियल अप्रोच तो ये होगी कि हमने फाइनेंशियल बेनिफिट का पता लगाया प्रोजेक्ट से, सीधा सीधा से कि इतना इतना इनकम होने वाली है, और फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 के हिसाब से इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना प्रॉफिट होने वाला है या इतनी बचत होने वाली है फाइनेंशियली रेलवेज को। ये तो हो गया। इकोनॉमिक अप्रोच होती है एक। इकोनॉमिक अप्रोच क्या, कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा उस प्रोजेक्ट को यूज करने का, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बड़े प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पर हम नई लाइनें डाल रहे हो वहाँ पर, जहाँ पर हम डबलिंग कर रहे हो वहाँ पर, या कोई डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बना रहे हो, मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लाइक दैट, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक अप्रोच जो होती है। इंडियन रेलवे ने अगस्त 2022 इशूड ए नोट ऑन इकोनॉमिक अप्राइजल फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स, EIRR। ये मैंने वर्ड इसलिए यहाँ पर लिया कि ताकि जो पहले हम IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे, ये इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। NPV के बारे में हमने बात किया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू, ENPV। यानी जब इकोनॉमिक अप्रोच अपनाएंगे तो हम EIRR और ENPV का पता लगाएंगे, और जब हम फाइनेंशियल अप्रोच अपना रहे थे तो FIRR का हम पता लगा रहे थे, या NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता लगा रहे थे। अब हम इन दोनों को मिलाकर, है ना, क्या कहते हैं, यानी फाइनेंशियल अप्रोच एज वेल एज इकोनॉमिक अप्रोच, बोथ किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं, तो उससे हमें एग्जैक्टली अनुमान हो पाता है। इंडियन रेलवे में जो EIRR एनालिसिस का फ्रेमवर्क है वो किस टाइप का, लाइफ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। फर्स्ट चीज तो ये ऑफ लाइफ साइकिल इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल अप्रोच में क्या लेगा, कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट टू इकोनॉमिक कॉस्ट बाय एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट एटसेट्रा, एंड कंसीडरिंग ओनली कैपेक्स कितना खर्चा हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट यानी ओपेक्स कितना है, और कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो, क्योंकि बीच में जरूरत पड़ेगी अगर रिप्लेसमेंट की तो। ये इससे इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, इकोनॉमिक अप्रोच जो अपनाते हैं, फैक्टरिंग नेटवर्क इफेक्ट, यूजर बेनिफिट विथ एंड विदाउट प्रोजेक्ट सिनेरियो, दो चीज़ों को एक साथ चेक किया जाता है। अगर वो प्रोजेक्ट होगा तो यूजर्स को क्या बेनिफिट होगा, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो यूजर्स को क्या नुकसान होगा, उस केस में क्या होगा। ट्रेवल टाइमिंग सेविंग, VOT वैल्यू ऑफ टाइम, VOT वैल्यू ऑफ टाइम, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, है ना, वैल्यू ऑफ नेचुरली बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिडक्शन इन एक्सीडेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सेविंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सेविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिडक्शन इन इमिशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, reduction in fuel and economic impact, railways network decongestion, reduction in delayed traveling time network, increase in railways throughput, न्यू नेटवर्क बनने से, नया नेटवर्क होने की वजह से, इन दोनों को मिला के, फाइनेंशियल अप्रोच और इकोनॉमिक अप्रोच को मिला के इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू पता लगाते हैं, देन उस पर सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट कितना वायबल होगा, फायदेमंद होगा, इसका पता लगाया जाता है। इकोनॉमिक अप्राइजल फ्रेमवर्क के इवोल्यूशन के लिए मैं स्टेप्स थोड़े से छोटे छोटे एक एक दो लाइन में डिफाइन करूंगा सिर्फ। इसको डिटेल्स में अगर जाना हो तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रेलवे की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, उसको आराम से देखा जा सकता है, डिटेल में पढ़ा जा सकता है। स्टेप 1, डिफाइन प्रोजेक्ट होराइजन, एज ऑफ प्रोजेक्ट 30 ईयर एज पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1। कोई प्रोजेक्ट का होराइजन कितना बड़ा है। स्टेप 2, डेवलप अल्टरनेटिव सिनारियो, रेलवे प्रोजेक्ट आर टू बी कंपेयर्ड विद द डू नथिंग और विदाउट प्रोजेक्ट सिनारियो। जैसे मैंने पहले बताया कि सोचो कि अगर वहां पर लाइन डाली जाती है नई लाइन तो, और नई लाइन नहीं डाली जाती है तो, यानी दोनों सिनारियों में क्या डिफरेंस आने वाला है उस एरिया में, उन दोनों सिनारियों पे हम डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, कैपेक्स एंड ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। प्रोजेक्ट इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द कैपेक्स एंड ओपेक्स आर कैलकुलेट फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉस्ट एस्टिमेट यूजिंग इकोनॉमिक कन्वर्जन फैक्टर्स गिवन टू एक्सक्लूड द impact of price contingencies, price escalation, import duties and taxes, sunk cost, interest payment, principal payment in interest during the construction period। कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो भी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट है उनको अप्रॉक्स उसकी कैलकुलेट करते हैं हम। इसके अलावा स्टेप 4 में एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पता लगाना कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट, ईयर वाइज प्रोजेक्ट बेनिफिट शुड बी एस्टिमेटेड इन द कंपैरिजन टू विदाउट प्रोजेक्ट सिनेरियो
टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि प्रोजेक्ट होगा तो क्या फायदा और प्रोजेक्ट नहीं होगा तो क्या फायदा। क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स आर एक्रूड टू द सोसाइटी फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट्स, जिनको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रेवल टाइम से, वीओटी वैल्यू ऑफ टाइम, पैसेंजर टाइम से होता है आवरली, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ पैसेंजर टाइम इंडियन इंडियन रेलवे में पर ओवर, इंडियन जो नेशनल रुपीज़ यानी रुपीज़ में पर ओवर कॉस्ट क्या है। इसके लिए जो है लेबर इंडेक्स, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जो है इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उसके ज़रिए पता लगा सकता है कि एक घंटे की किसी भी आदमी की कीमत क्या है, एक घंटे की कीमत। व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, नंबर ऑफ ट्रिप्स, डिफरेंस बिटवीन विद एंड विदाउट सिनारियो, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड यानी किलोमीटर इनटू वीओसी, यानी वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेविंग। ये जो है क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे रोड अथॉरिटीज़ जो होती हैं एनएचआरसी, उसके वो जो है क्या कहते हैं, इसके इंडेक्सेस जारी करता है, उसके ज़रिए पता लगा सकता है कि इसकी वीओसी पर किलोमीटर वीओसी क्या चल रही है आज की तारीख में। उसके आधार पर कॉस्ट सेविंग कितनी होने वाली है, यानी अगर सपोज कीजिए कि ट्रक के द्वारा माल जाता है तो कितने ट्रिप लगाने पड़ते हैं, लाइक दैट। रिडक्शन इन एक्सीडेंट, व्हीकल किलोमीटर, डिफरेंस बिटवीन विद एंड विदाउट सिनारियो मल्टीप्लाइड बाई एक्सीडेंट रेट पर व्हीकल किलोमीटर इंटू एक्सीडेंट कोस्ट। एक्सीडेंट कोस्ट के बारे में भी जो है क्या कहते हैं डाटा अवेलेबल है, क्योंकि अगर रोड होता है तो रोड पे कितने पर किलोमीटर कितने व्हीकल चल रहे हैं और उसके पास पर किलोमीटर एक्सीडेंट रेट क्या है, उस एक्सीडेंट रेट की तुलना करना। अगर रेलवे प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ जो उस रोड पे ट्रैफिक में कमी आएगी, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट में कमी आएगी, उसकी कॉस्ट जो है उसको भी कैलकुलेशन में लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कॉस्ट सेविंग, जब रोडों पे से रोड के अगेंस्ट में अगर कोई ट्रैक बनता है तो रोड पे से अगर ट्रैफिक कम हो जाता है, तो उस ट्रैफिक कम होने की वजह से इन व्हीकल किलोमीटर ड्यू टू मॉडल ट्रांसफर, जो ट्रांसफर चेंज हुआ है, ये हुआ है, उसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आने वाली है, उसको भी इसमें लिया जाता है। इसका फॉर्मूला वही, रिडक्शन इन व्हीकल किलोमीटर ड्यू टू मॉडल ट्रांसफर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि पैसों में, रुपीज़ में पर व्हीकल किलोमीटर। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये भी नेशनल हाईवे रोड अथॉरिटीज़ जारी करते हैं, एनएचआरसी जारी करता है। एडिशनल एक्सप्रेस हाईवे लेंस रिक्वायर्ड विदाउट प्रोजेक्ट सिचुएशन, है ना, क्या कहते हैं, वो किलोमीटर इंटू कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, वो भी पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, वो भी, उसमें भी अगर बचत होती है। सपोज कीजिए कि रोड ट्रैफिक है, 2 लेन रोड है, उसको 4 लेन बनाना पड़ रहा है, 6 लेन बनाना पड़ रहा है, 8 लेन बनाना पड़ रहा है, तो उस पर जो कॉस्टिंग आ रही है, अगर ट्रैक बनने से वहाँ पर अगर एक भी लेन कम बनानी पड़ी या लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ 10-20 सालों तक, तो उससे होने वाली जो बचत है, वो बचत भी यहाँ पर काउंट की जाती है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है रेलवे गवर्नमेंट सरकार का, तो वो भी एक्चुअली उस ट्रैक की वजह से बेनिफिट हो रहा है, तो देन उसको कॉस्ट में, उसको इन प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कैपेक्स मल्टीप्लाइड बाई एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी रुपीज़ में है, मल्टीप्लाइड बाई शेयर ऑफ स्किल्ड वर्सेज अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, 20-80 का रेशो लेते हैं इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के तौर पर, मल्टीप्लाइड बाई। ये किसी एरिया में जब कोई लाइन नई बिछाई जाती है या नया प्रोजेक्ट कोई बनाया जाता है, तो उसकी वजह से उस एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसका भी पता लगाया जाएगा, कि उसके आधार पर कि स्किल्ड लेवल का शेयर क्या रहेगा, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, दोनों की वजह से जो होने वाला, दोनों को जो होने वाला फ़ायदा है, यानी दोनों की जो इनकम बढ़ने वाली है, उसका इम्पैक्ट का भी पता लगाना होता है, उसका भी पता लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट की वजह से वो तो विद एंड विदाउट सिनारियो में अगर हम देखेंगे, तो ये तो देखना पड़ेगा हमें कि हाँ भाई, अगर प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट आया, है ना, क्या कहते हैं, तो किसको फ़ायदा हुआ, बेसिकली तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडिया की। तो वो किसकी वजह से हुआ, उस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ, तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, दैट्स वाई हम इसको भी काउंट करते हैं। इसके अलावा नेटवर्क बेनिफिट होते हैं, जैसे रिडक्शन इन एमिशन, एमिशन में रिडक्शन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड व्हीकल की जगह कम ट्रेनें चलेंगी, तो नेचुरली बात है ना, क्या कहते हैं, वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन इन फ्यूल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फ्यूल की बचत होती है, जो फ्यूल की बचत होती है तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था पर, वो भी काउंट किया जाता है। रेलवे नेटवर्क डीकंजेशन होता है उससे, अगर हमने नई लाइनें डाली है, डबलिंग कर दी,
तो उससे क्या होगा कि जो कंजेशन हो गया था, ट्रैफिक जो है क्या कहते हैं नेटवर्क ट्रैक अवेलेबल नहीं था न्यू ट्रैफिक के लिए, वो ट्रैफिक अवेलेबल था। फॉर एग्जांपल डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर बनने से जो हमारे ट्रैक पे थे ऑलरेडी पुराने, जिसपे फ्रेट भी चलता था, गुड्स ट्रैफिक चला करता था, जब वो गुड्स ट्रेनें कम हुई तो हम पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा चलाने के लिए एलिजिबल हो गए और जगह मिली हमें उसके लिए, तो डीकंजेशन हुआ ये जैसे, है ना, और पैसेंजर ट्रेन हम बढ़ा सके। रिडक्शन इन डिलेड ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवल टाइम जो है उसमें अगर कोई रिडक्शन होता है और हमारे ट्रैक में चेंजेस करने से या नई लाइन डबलिंग करने से अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ने से जो समय की बचत हुई, दैट इज आल्सो इम्पैक्ट। ट्रैवल टाइम रिलायबिलिटी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर पैसेंजर, हम हज़ारों पैसेंजर्स को लेके जब ट्रेन में जाएंगे और उनका रोज़ाना अगर हम 2 घंटा बचा पाएंगे तो हम 2000 ऑफ हर जो आवर्स जो बचा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होने वाला, दैट इज रिडक्शन इन डिलेड ट्रैवलिंग टाइम। ये भी नेटवर्क बेनिफिट है। इंक्रीज इन रेलवे थ्रूपुट, इंक्रीज इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में बढ़ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू पर पैसेंजर फ्रेट टन किलोमीटर वो बढ़ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ने की वजह से। इकोनॉमिक कन्वर्जन फैक्टर, इसके लिए एक इकोनॉमिक स्टेप 5 इकोनॉमिक कन्वर्जन फैक्टर है। द फाइनेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिक कॉस्ट, कि उनका इकोनॉमिक फायदा क्या होने वाला है, यानी उनका अमाउंट कैसे निकलेगा, एंड बेनिफिट बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स हम पता लगाते हैं। इसके लिए एक टेबल्स दी गई हैं, तो वो टेबल भी मैंने इस में दी है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जब डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे रेलवे बोर्ड की साइट पर, तो उस पर भी आपको वो इजीली अवेलेबल है, फैक्टर्स टेबल भी। स्टेप 6 इकोनॉमिक एनालिसिस आउटपुट, कैलकुलेट बाय यूजिंग टू पैरामीटर्स ईएनपीवी। ईएनपीवी इज द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड बेनिफिट एंड कॉस्ट फ्लोस। EIR द डिस्काउंट रेट एट विच द ENPV बिकम्स जीरो, यानी ENPV हम निकालते हैं जिस जगह वो ENPV जीरो थे, दैट इज EIR। स्टेप 7 हम फिर इसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, जैसे हम DCF में भी हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ देख रहे थे, टू सी द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स इन द रेंज ऑफ 5 to 20% ऑन EIR, कि 5 से 20% तक अगर EIRR में अगर डिफरेंसेज आता है, जैसे कॉस्ट ओवररन ड्यू टू डिले, प्रोजेक्ट में डिले होने की वजह से कॉस्ट ओवररन, ओपेक्स में अगर ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर कोई इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आने वाला है। रिडक्शन इन पैसेंजर ट्रैफिक में हमने सोचा तो कुछ था, पैसेंजर ट्रैफिक कम मिला हमें। इकोनॉमिक बेनिफिट हमें जो सोचा था उससे कम मिला या कम हो गया जो हमने सोचा था, या जो है ना क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिडक्शन इन बेनिफिट एंड इंक्रीज इन कॉस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा। तो इन सब चीज़ों का हम जो है क्या कहते हैं EIRR पे जो असर पड़ सकता है उसका भी हम एनालिसिस करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट 5 to 20% की रेंज में लेते हुए, कि अगर 20% तक पैसेंजर ट्रैफिक कम हो गया तो क्या होगा, है ना, 10% कम हुआ तो क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट अगर 8% तक कम हुए तो जो हमने असेस किए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक दैट हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। ये जो मैं बता रहा था कि जो है क्या कहते हैं, ये सबसे पहले मैंने एक टेबल दे रखी है जो इकोनॉमिक कन्वर्जन फैक्टर्स की टेबल है, हर एक चीज़ के लिए VOT के लिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा वेरियस एनेक्स्चर्स हैं, ये एनेक्स्चर्स, तो इन एनेक्स्चर्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट की DPR क्या होगी, वैल्यू ऑफ पैसेंजर टाइम निकालने का तरीका क्या रहेगा, फ्रेट टाइम सेविंग को हम किस तरीके से वेटेज देंगे, किस तरीके से निकालेंगे, रिडक्शन इन एक्सीडेंट वगैरह एट्सेट्रा, इम्प्रूवमेंट रिडक्शन। तो जितने भी फैक्टर्स मैंने स्टेप्स में लिए हैं या जो भी है, उन सब का अलग 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 तरीका पैरामीटर्स का मैंने इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपको रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल सक जाएगा। FIRR फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हमने अभी पहले देखा था कि DCF मेथड के थ्रू, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर सिर्फ, इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस। ये किसी कोई मैंने प्रोजेक्ट को इवोल्यूट नहीं किया इस जगह पर, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक प्रोजेक्ट लिया जो 2024 में मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था 400 करोड़ का, जो 24, 25, 26, 27 तक, तो मुझे कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन उसके बाद मुझे 2028 से मेरा ट्रैफिक चालू हुआ, तो 2028 से लेकर 2047 तक का मैंने एक टाइम स्पान पकड़ा, है ना, क्या कहते हैं 22-23 साल का। और उसमें मैंने जो है क्या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कॉस्ट क्या रही, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रही, मैंने उसका एक आइडिया लिया। सिर्फ ये एग्जांपल पर्पज से है। मेरी इससे अर्निंग कितनी हुई, फ्यूल में सेविंग कितनी हुई, डिटेंशन में कितनी सेविंग हुई, इस सब का मैंने जो है क्या कहते हैं टोटल किया। तो जब मैंने इस FIRR को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं 1216 जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट में 136% का मुझे बेनिफिट है, 136 का बेनिफिट हो रहा है मुझे टोटल ओवरऑल, दैट इज़ मोर देन 10%। दैट मीन्स इट इज़ वाइबल कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूं, क्योंकि मेरा बेनिफिट मोर देन 10% है।
1216 करोड़ अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 136 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो मेरे को मोर देन 10% का बेनिफिट मिल रहा है इतने सालों में, तो इसलिए ये मेरे लिए वायबल है, मैं इसको कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को, लाइक दैट। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ विरार पनवेल सबअर्बन कॉरिडोर, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर विरार पनवेल सबअर्बन कॉरिडोर का एग्जांपल लिया है ताकि आप लोग समझ सकें, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की जो टोटल इन्वेस्टमेंट कंप्लीशन कॉस्ट आई थी वो 8026 करोड़ थी। ये 2013 की प्राइस पे मैंने लिया है। अपडेटेड कॉस्ट ही 9356 करोड़, अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन प्राइस एस्केलेशन की वजह से। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन 7 ईयर्स ही, ऑपरेशन हुआ ये ऑपरेशनल बाई 2021 तक चालू हो गई। रेवेन्यू स्ट्रीम, फेयर बॉक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एट 142 करोड़ इन 21 with significant growth over the time. Other revenues from commercial development, advertisement, and leasing rights, etc. Financial internet key findings: negative FIR initially with revenue not covering O&M expenses. शुरुआत में जब देखा गया तो O&M expenses भी इससे नहीं निकल के आ रहे थे। पोटेंशियल इंप्रूवमेंट के चांसेस थे, हाँ बिल्कुल थे। इंक्रीजिंग नॉन फेयर रेवेन्यू टू 155% ऑफ फेयर रेवेन्यू कुड रिजल्ट इन पॉजिटिव FIR, कि नॉन फेयर रेवेन्यू को जब इसके साथ आने लगी नॉन फेयर रेवेन्यू, तो जो कि इतनी ज़्यादा हुई कि जिसकी वजह से जो FIRR थी वो पॉजिटिव हो गई। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया। इसके अलावा मेथड क्या था इसका, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंपेयरिंग विद एंड विदाउट प्रोजेक्ट सिनेरियो लिया गया था। की मेथड इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट एडजस्टमेंट फॉर शैडो प्राइसेस लिए गए थे। एस्टिमेशन ऑफ बेनिफिट्स, प्राइमरी बेनिफिट्स, reduce road congestion, saving on fuel consumption, reduction in accident pollution, time saving for passengers, transport demand, traffic forecast, daily trips expected to grow from 4.6 lakh in 21 to 26.3 lakh by 2051. Impact, decrease in bus usage and private vehicles, contribution to cost savings. इकोनॉमिक इंटरनल रेट जब इसकी निकाली गई थी वो एस्टिमेट की गई थी 24.66% करी गई थी। इंडिकेटर के इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वायबल है। सेविंग इन व्हीकल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, पैसेंजर टाइम एंड रिड्यूस रोड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें ली गई थी जो मैंने अभी हमने बात करी थी EIRR में सारे के सारे मेथड। ये एनालिस्ट विरार पनवेल सबअर्बन कॉरिडोर को में जब इसका अप्राइजल फाइनेंशियल अप्राइजल किया गया था तो इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट को यूज़ करते हुए देखा गया था, तो इसकी IR निकल के आई थी 24.66%, जो शुरुआत में नेगेटिव भी रही लेकिन बाद में पॉजिटिव बदल गई। अब आता है पोस्ट प्रोजेक्ट अप्राइवल, दैट इज प्रोडक्टिविटी टेस्ट। नेचुरली बात है कि जब कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया तो बनाने के से पहले तो हमने अप्राइजल कर लिया उसका फाइनेंशियल, कि इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। तो क्या ये नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली कि हम कुछ सालों बाद ये देखें कि क्या हमने जो सोचा था बेनिफिट वो हमने पाया या नहीं पाया है? तो इसका पता लगाने के लिए हम जब भी कोई प्रोजेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के प्रोजेक्ट जब चालू हो जाता है तो उसके 5वें 7वें या 10वें साल में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमने वो रेट ऑफ रिटर्न पा ली जिस रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोचकर इस प्रोजेक्ट को हमने हरी झंडी दी थी, यानी इस प्रोजेक्ट को चालू किया था या ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, शुरू किया गया था। प्रोडक्टिविटी टेस्ट क्या? प्रोडक्टिविटी टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स चार्जेबल टू कैपिटल फॉर कॉस्टिंग अबाउट रुपीज 1 crore in line to determine whether estimation of increasing earning or saving of expenditure or both which was taken at the time of sanction have been actually realized or not. It is to learn the lesson. Productivity is basically to learn the lesson whether the estimated earnings or savings are being received or not, actually realized or not. प्रोजेक्ट आफ्टर ओपनिंग के 5-7 साल में किया जाता है। ये एज मेंशन, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 के पैरा 243 और 248 के तहत किया जा सकता है। इसके लिए भी बेसिकली कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है क्या कहते हैं रेलवे बोर्ड ने इशू किया है और इसको किया जाता है ऑपरेटिंग द्वारा। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इसको करता है, कमर्शियल अर्निंग के आंकड़े अवेलेबल कराता है और अकाउंट्स जो है एक्सपेंडिचर के आंकड़े अवेलेबल कराता है। इसके अलावा टाइम सेविंग के आंकड़े जो होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग के पास होते हैं। इसके अलावा फ्यूल सेविंग के अगर आंकड़े वो मैकेनिकल अवेलेबल कराता है। डिटेंशन के आंकड़े सारे के डिटेंशंस बचने के आंकड़े सारे के सारे ऑपरेटिंग के पास अवेलेबल होते हैं, लाइक दैट।
अदर अर्निंग के सारे आंकड़े जितने भी अर्निंग से रिलेटेड सारे के सारे आंकड़े जितने भी हैं वो सारे कमर्शियल अवेलेबल कराता है। कुछ अदर अर्निंग हो सकती है एडिशनल सन्ड्री, जिनका रिकॉर्ड अकाउंट्स के पास होता है तो वो अकाउंट्स अवेलेबल कराता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मा है उसके लिए अफेयर का, जो फाइनेंस डायरेक्ट और एक्सपेंडिचर ने जो अप्रैल 2024 का जो लेटर है उसके साथ एक्सेल फॉर्मेट में जारी किया है, उसके ज़रिए से आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने उसका परफॉर्मा जो जारी किया हुआ है रेलवे बोर्ड ने, मैंने उसका यहाँ पर एक जो है क्या कहते हैं स्नैपशॉट डाला है खाली, कि इसमें जैसे लिया गया है कि कैपिटल कॉस्ट क्या थी, रोलिंग स्टॉक कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहेगी, सीआरएनएम क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टर्मिनल वैल्यू कितनी होगी, वर्किंग एक्सपेंसेस गुड्स के कितने, पैसेंजर के कितने, अर्निंग गुड्स से कितनी हुई, पैसेंजर से कितनी, नॉन फेयर रेवेन्यूज कितनी हुई, नेट अर्निंग कितनी, सेविंग, डिटेंशन सेविंग वगैरह, नेट एंड क्या रहा, अर्निंग प्रायर टू सीओडी क्या थी, अदर फंडिंग सोर्सेज क्या थे, लाइक दैट, नेट कैश फ्लो क्या रहा। तो वो इसका पता लगाने के लिए ये एक्चुअल में मेथड है। और ये आपको एक्सेल शीट एज इट इज़ जो है उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, रेलवे बोर्ड की साइट पर भी। जो लोग ज़्यादा सीखना और समझना चाहते हैं तो मैं उन सभी को कहूँगा कि मैंने जितना भी कुछ अभी इस उसमें बताया है अभी तक, उसके लिए सभी के लिए जो है कहते हैं गाइडलाइंस रेलवे बोर्ड की साइट्स पर अवेलेबल है, उनको वहाँ से डाउनलोड करें और उसको जो है क्या कहते हैं डिटेल्स के साथ वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि जो वीडियो मैंने बनाई है कि ये डिटेल में बनाई जाए थोड़ा सा, जिससे कि फाइनेंशियल अप्राइजल, इकोनॉमिक अप्राइजल किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है उसको आसानी से समझा जा सके, उसकी टेक्निक्स को समझा जा सके, है ना। क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर बात करी FIRR की, हमने बात करी EIRR की, हमने NPV की बात करी, ENPV की बात करी, हमने DCF की बात करी, हमने वैल्यू ऑफ टाइम की बात करी, है ना। कहते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी और समझने की कोशिश की है कि कैसे एक प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे में पटल पर आता है, उसके लिए कैसे क्या क्या अप्राइजल किए जाते हैं, फाइनेंशियल अप्राइजल कैसे किए जाते हैं और उसके लिए क्या टेक्निक्स को अपनाया जाता है। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिया विरार पनवेल लाइन का, जैसे सबअर्बन का मैंने एक एग्जांपल लिया। इसके अलावा मैंने जो है क्या कहते हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट्स वगैरह भी मैंने इसमें शो करके समझाने की कोशिश की, कि ताकि नॉर्मली मैं अकाउंट्स में क्योंकि सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि फाइनेंशियल अप्राइजर को लेकर सभी लोगों में बड़ा भय रहता है, सभी कर्मचारियों में। तो फाइनेंशियल अप्राइजल के प्रोजेक्ट किसी फाइनेंशियल अप्राइजर को लेकर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है ना। क्या कहते हैं आपने मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को जो है क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन, ट्रैक ऑफ लर्निंग। मेरे को सुनने के लिए, इस लेसन को समझने के लिए, इस लेसन को सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।